आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये एक डायग्राम है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो अब हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड्स से बने हुए हैं, एक बायो और एक टेक्नोलॉजी। बायो मतलब साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कि अपने नॉलेज को यूज करना कोई यूजफुल एंड प्रोडक्टिव चीज बनाने के लिए। तो इन दोनों वर्ड्स को अगर हम एक साथ रखें तो वो बायोटेक्नोलॉजी बनता है, जिसका मतलब हम लिविंग थिंग्स के नॉलेज को यूज कर सकते हैं कोई प्रोडक्टिव एंड यूजफुल चीज बनाने के लिए। जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा है, यूजिंग living organisms or enzymes from living organisms to produce products and processes useful to human beings. बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके के होते हैं, एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम वही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो हमारा बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर हम साइट्रिक एसिड को देखें तो साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और हम उसी साइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। यानी कि ये बेस्ड होता है नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि पेनिसिलिन जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है पेनिसिलियम नोटेटम से, तो हम उसी पेनिसिलिन को यूज करते हैं। लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी यूज करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल एक बेसिक आइडिया अगर हम ले रहे तो हम ये बता सकते हैं कि एक टारगेट डीएनए होता है या एक फॉरेन जीन होता है। वही फॉरेन जीन को हम एक ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो पर्टिकुलर जीन ज़्यादा अमाउंट्स में मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जो कि ट्रांसफर होता है और एक्सप्रेस होता है ई कोलाई के अंदर। अगर हमें इंसुलिन की ज़रूरत हो और हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मेथड से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें तो हमें ज़्यादा अमाउंट्स में इंसुलिन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम वो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को लें और उसको एक बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करें और वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो इंसुलिन लेंगे वो ज़्यादा अमाउंट्स में मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक बैक्टीरियल सेल बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। यही हमारा एडवांटेज होता है न्यू बायोटेक्नोलॉजी का। EFB या यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपना एक डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन ये है, द इंटीग्रेशन यानी कि समेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, उन सब के पार्ट्स एंड उन सब के मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को यूज करना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये सिमिलर है हमारे ओरिजिनल बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन के साथ। अभी हम लोग देखते हैं दो साइंटिस्ट के बारे में, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयल। तो इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने लिंक किया था सैल्मोनेला टिफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ। तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है। हम इससे बोल सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टर एक ऐसा चीज होता है जो एक सर्टेन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो हम बोल सकते हैं कि एम्पिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टर है। तो जिन बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक रेजिस्टर प्रेजेंट होगा, उन बैक्टीरिया को अगर हम एक एम्पिसिलिन के मीडियम में रख भी दें तो भी उन बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि वो एम्पिसिलिन का मीडियम उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा एंड वो बैक्टीरिया नॉर्मली मल्टीप्लाई करेगा। यही काम होता है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टर का। अब हम देखते हैं पॉल बर्ग के बारे में। पॉल बर्ग जो है ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक HB40 का जो वायरस है जिसको हम लोग सिमियन वायरस भी बोलते हैं, इन्होंने इसको ई कोलाई के नाम एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था एक लैम्डा फेज की मदद से। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है ये हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट डीएनए रहता है जिसमें से हम थोड़ा सा पार्ट कट करते हैं। तो ये हमारा आ गया हमारा कट किया हुआ टारगेट डीएनए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस टारगेट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है एक प्लाज्मिड के अंदर। तो ये हम कंसिडर करते हैं हमारा प्लाज्मिड है, ठीक है। तो अब इस प्लाज्मिड में हमें क्या करना है, इस प्लाज्मिड में एक पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट होता है। हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो उस क्लोनिंग साइट को आइडेंटिफाई करता है और उसको डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। क्लोनिंग साइट वो साइट होता है जहां हमारा टारगेट डीएनए हमारे इस प्लाज्मिड के साथ अटैच होगा, वो हमारा क्लोनिंग साइट होता है। तो इस डायग्राम में अगर ये हमारा क्लोनिंग साइट है तो इसको हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या RE है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यही हमारा क्लोनिंग साइट है और उसको डिसॉल्व कर लेगा। डिसॉल्व कर लेने के बाद हमारा प्लाज्मिड क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मिड बन गया। अब हम ये जो टारगेट डीएनए है इस टारगेट डीएनए को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद हमारा प्लाज्मिड ऐसा बन जाएगा। ये हमारा प्लाज्मिड बन गया। अब इसी प्लाज्मिड को हमें बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देना है। बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को जब हम इंजेक्ट कर देंगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और हमें हमारा टारगेट डीएनए ह्यूज अमाउंट्स में मिल जाएगा। यानी कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये एंजाइम को यूज करता है जिससे कट पेस्ट करता है डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्लोनिंग साइट को कट कर देता है और हमारे कट डीएनए को यहाँ प्लाज्मिड के अंदर पेस्ट कर देता है। The recombinant DNA sequences can be placed into vehicles called vector. Vector क्या है? Vector वो vehicle है जिससे हम अपने टारगेट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर। यानी कि इस केस में हमारा ये जो प्लाज्मिड है यही हमारा वेक्टर है जो टारगेट डीएनए को कैरी करता है। वो कैरी करता है टारगेट डीएनए को एक सूटेबल होस्ट में where it can be copied और expressed, यानी कि जब मल्टीप्लाई होता है बैक्टीरिया उसकी मदद से हमारा डीएनए कॉपी हो जाता है एंड हमें ज़्यादा अमाउंट्स में मिलता है। यही है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं वो दो कोर टेक्निक जो कि हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये एक्चुअली एक टेक्निक है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारा डीएनए हमारे आरएनए इसके सारे केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। ये क्यों ऐसा करते हैं, उसको चेंज करने के बाद हमारे जेनेटिक मटेरियल को हमारे होस्ट ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो फिनोटाइप कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यही है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस। एक और प्रोसेस जो है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्टेराइल एम्बियंस मेंटेन करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस में।
इससे क्या होता है, इससे जो डिजायर्ड माइक्रोब है, ये डिजायर्ड माइक्रोब को ही ग्रो करने में एनकरेजमेंट मिलता है। बाकी सारे जो अनडिजायरेबल माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये एक्चुअली होता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और एंजाइम्स बनाने के लिए। इन केसेस में ही ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मेथड हम लोग यूज करते हैं। अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो हमें 3 बेसिक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना यानी कि क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर रहता है, उस जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर चेंज लाने को हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना बोलते हैं। जैसे एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर डीएनए इंट्रोड्यूस करना या कोई सर्टेन जीन रिमूव करना, ये चीज़ें उसके डीएनए स्ट्रक्चर या जेनेटिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है यानी कि चेंज करता है। इसी चीज़ को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करना बोलते हैं। तो ये हम जो 3 स्टेप्स में कर सकते हैं वो 3 स्टेप्स देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। यानी हम अज्यूम करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस करना है एक ऑर्गेनिज्म में। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट जीन कौन सा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप में वो जो हमारा टारगेट डीएनए है, उस टारगेट डीएनए को हमें सक्सेसफुली हमारे बैक्टीरियल सेल में या होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक वेक्टर की मदद से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे टारगेट डीएनए को सक्सेसफुली होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना, ये हमारा सेकंड स्टेप है। हमारा थर्ड स्टेप क्या करता है? होस्ट के अंदर वो जो टारगेट डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया, अब हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे होस्ट को किसी भी तरह से कोई हार्म ना हो। हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा कि एक सूटेबल टेम्परेचर में होस्ट ठीक तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है। हमें ये भी अश्योर करना पड़ेगा कि जो होस्ट मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें हमारा टारगेट डीएनए प्रेजेंट है। ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैरी आउट करने में। यही हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में।